अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। मैं हूं नाज़िया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और आज़ीन, गर्मी से सताइश शहरियों के लिए महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं अब्दुल कदीर आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बरामदात में इजाफे के लिए अहम इक़दाम। सनती शोबे के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। सनतों को 200 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी। माशी सरगर्मियों में इजाफे से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पैकेज का मकसद मुल्की मसनूआत को आलमी मंडी में मुकाबले के काबिल बनाना है। मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत इक्तिसादी बहाली के लिए तमाम सहूलतों की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। मादनियात और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की बहुत सलाहियत है। दोस्त मुल्कों के साथ सरमायाकारी मुआहिदों की तकमील के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फर्मों से मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफ़द से गुफ्तगू। हुकूमती पॉलिसियों के समरात। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। दौरान ट्रेडिंग 77,000 की नफसियाती हद उबूर। 100 इंडेक्स में 498 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 76,706 पर बंद। सिंध का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट पेश। समाजी और माशी तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान। तरक्याती अखराजात में 31% इजाफा, 959 अरब रुपए मुख्तस। तालीम 519 अरब, सेहत 334 अरब रुपए, लोकल गवर्नमेंट 329 अरब रुपए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 22 से 30% इजाफे का ऐलान। पेंशन में 15% इजाफा। कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर। सैलाब मुतासरीन को घर देने का वादा पूरा करेंगे। निजी शोबे के ताउन से 7,700 मकानात की फाइनेंसिंग हो चुकी। 6 लाख घरों की तामीर जारी है। 1 करोड़ 60 लाख लोगों को फायदा होगा। 26 लाख घरानों को मुफ्त सोलर पैनल्स की फराहमी का ऐलान। बेनजीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आला सिंध। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में 11 बच्चों के जाँ बहक होने का वाकया। वज़ीर आला मरीम नवाज का साहिवाल का दौरा। 4 घंटे तवील इंक्वायरी इजलास में सानहे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने तमाम CCTV वीडियोस खुद चेक की। मुतल्लिका हुकाम की सख्त सरजनिश। वज़ीर आला का बच्चों को रेस्क्यू करने वाले एहलकारों को इनाम देने का ऐलान। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर पुख्ता यकीन रखती है। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सहाफ़ियों की बहबूद अहम तरजीह है। पहले मरहले में 5,000 सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मनासिक हज का आगाज मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। रुकन आज़म वकूफ़ अराफात कल होगा। आज़मीन नमाज फजर के बाद मैदान अराफात रवाना होंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी और सहूलतों की फराहमी के लिए खुसूसी इंतजामात। माशी चैलेंजेस के बावजूद पॉलिसियों का महवर अवामी फलाह है। पंजाब हुकूमत ने तारीखी टैक्स फ्री बजट पेश किया। तरक्याती मंसूबों के लिए रिकॉर्ड 842 अरब रखे गए। सेहत, तालीम और ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। फलस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। 300 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल नवी खेप की कराची से उर्दन रवानगी। खैमे, कंबल, सर्जिकल आलात, अद्वियात, राशन और दीगर जरूरी सामान शामिल।
غزہ میں انسانیت کا قتل عام جاری، صہیونی فوج کی وسطی علاقوں رفح شہر اور مہاجر کیمپوں پر گولہ باری، مزید 34 افراد شہید۔ امدادی سامان کی ترسیل بند ہونے سے صورتحال انتہائی گھمبیر، غذائی قلت کی وجہ سے عدوان ہسپتال میں 200 سے زائد بچوں کی زندگی کو شدید خطرات۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں میں تیزی، 100 سے زائد افراد گرفتار، علاقے میں شدید خوف و ہراس۔ حریت قیادت کا انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے بھارت کی جواب دہی کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان 10 سالہ سیکیورٹی معاہدہ، صدر جو بائیڈن اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دستخط کیے۔ جاپان اور یوکرین کا بھی سیکیورٹی معاہدہ، معاہدوں کا مقصد روسی حملوں کے خلاف یوکرینی دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے اٹلی میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر ہوئے۔ یوکرین سے مذاکرات اپنی شرائط پر کریں گے، کیف کو نیٹو میں شامل ہونے کا منصوبہ ترک کرنا ہوگا۔ G7 ملکوں کا روسی اثاثوں سے یوکرین کی امداد کا منصوبہ قابل مذمت ہے، اس جرم کو معاف نہیں کریں گے، صدر ولادیمیر پوتن۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ، نیوزی لینڈ کا میگا ایونٹ میں سفر تمام، امریکہ اور آئرلینڈ کا میچ بارش سے متاثر۔ T20 ورلڈ کپ، افغانستان پاپوا نیو گنی کو شکست دے کر سپر 8 مرحلے میں پہنچ گیا۔ افغان ٹیم نے 96 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ایونٹ PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے PTV نیوز کے ساتھ۔ دیر نہ کرنا، آخری تاریخ آ رہی ہے۔ افراد، ایسوسی ایشن آف پرسنز اور کمپنیز یاد رکھیں، ایڈوانس انکم ٹیکس کی چوتھی سہ ماہی قسط جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 جون 2024۔ آج ہی اپنا ایڈوانس انکم ٹیکس جمع کروائیں اور جرمانے اور قانونی کارروائی سے بچیں۔ ٹیکس ادا کریں، اپنے لیے، پاکستان کے لیے۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا صنعتوں کے فروغ اور برآمدات میں اضافے کے لیے تاریخی اقدام۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی۔ وزیر اعظم کی خصوصی کاوشوں سے صنعت اور برآمدات کے شعبے کے لیے بجلی کی قیمت 34 روپے 99 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ اس اہم ترین اقدام سے صنعتوں کو 200 ارب روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ پیکج عالمی منڈی میں سازگار مسابقت، صنعتی اور زرعی مصنوعات کی پیداواری لاگت میں کمی کے ساتھ برآمدات میں خاطر خواہ اضافے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی ترقی میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہے۔ حکومت اقتصادی بحالی کے لیے نجی شعبے کو تمام تر سہولیات فراہم کرے گی۔ اسلام آباد میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی سربراہی میں وفد سے ملاقات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ دوست ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدوں کو بین الاقوامی شہرت یافتہ فرمز کی مشاورت سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ معدنیات اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی بہت صلاحیت موجود ہے۔ وفد کی جانب سے پاکستان میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار رہا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس نے 77,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کیا۔ 100 انڈیکس 498 پوائنٹس اضافے کے بعد 76,706 پر بند ہوا۔ ذیشان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اضافے کی بڑی وجہ بجٹ 2024-25 میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانا اور نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح میں اضافہ اہم محرکات ہیں۔
معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی اصلاحات اور وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. جو کیپٹل گین ٹیکس اور ڈیویڈنڈ کی ٹیکسز نہیں لگائے گئے اور سی جی ٹی کو مستحکم رکھا گیا تو انویسٹرز کو کافی زیادہ پازیٹیو دیکھ رہے ہیں. آنے والے وقتوں میں پالیسی ریٹ کے اندر بھی کمی دیکھ رہے ہیں. میوچل فنڈ پہ جو فکس پہ ہے نا 15 کی جگہ 25% ٹیکس کر دیا گیا ہے اور ایکویٹی مارکیٹ میں 15% کیپٹل گین ہے, تو وہ کیا ہوگا, جو فنڈز میں جو پیسہ پڑا ہے فکس میں وہ یہ ڈائیورٹ ہو کے یہاں پہ پیسہ آئے گا. تو مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ چیزیں بہتر ہوں گی اور یہ سارا کریڈٹ میرے خیال میں پرائم منسٹر کو, فائنانس منسٹر اور ایس آئی ایف سی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں سیمنٹ, کیمیکلز, آئی ٹی سیکٹر اور شمسی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. بازار حصص میں 39 کروڑ 49 لاکھ سے زیادہ شیئر کا کاروبار ہوا, جن کی مالیت 21 ارب 33 کروڑ روپے سے زیادہ تھی, جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں 160 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں اضافہ, 205 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کمی, جبکہ 74 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. معاشی ماہرین کے مطابق حکومت کی اقتصادی پالیسی کے ساتھ ساتھ وفاقی بجٹ بھی مارکیٹ میں تیزی کی بڑی وجہ ہے, جس سے نہ صرف سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ آئندہ آنے والی مارکیٹ کو بھی وہ تیزی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ذیشان احمد خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. ناظرین, آئندہ مالی سال 2024-25 کے لیے صوبہ سندھ کا بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ نے صوبائی بجٹ پیش کیا. تفصیل بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین. بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ رواں سال صوبہ سندھ کے بجٹ کا کل تخمینہ 30 خرب 56 ارب روپے لگایا گیا ہے, جس میں صوبے کے ترقیاتی اخراجات کے لیے 9 خرب 59 ارب روپے کا تخمینہ شامل ہے. بجٹ میں صوبہ سندھ اپنے ذرائع سے 6,61,910 ملین روپے کی آمدنی حاصل کرے گا. بجٹ تقریر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں عوامی خدمت کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل بجٹ پیش کر رہی ہے اور اسی ضمن میں عوام کی فلاح و بہبود ہمارا منشور ہے. People's recognition of Pakistan People's Party's work from 2008 to 2023 through their resounding mandate in the general elections of 2024 has reinvigorated the PPP's mission to serve the people of this province selflessly. The Pakistan People's Party secured more votes than ever before in Sindh and commands an absolute majority in the Provincial Assembly of Sindh. بجٹ تجاویز میں صوبے کی کل متوقع آمدنی 3 خرب روپے ہے, جس میں وفاق سے منتقلی 62% اور صوبائی وصولیاں 22% ہے. بجٹ میں صحت کے لیے 334 ارب روپے, تعلیم کے لیے 519 ارب روپے, محکمہ داخلہ کے لیے 194 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے. توانائی کے لیے 77 ارب روپے, جبکہ سولرائزیشن کے لیے 5 سالوں میں 5 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہب کینال کے لیے 5 ارب, مہک خوراک کے لیے 187 ملین روپے. بجٹ تجاویز میں انسانی ترقی کے لیے 1 ارب 70 کروڑ روپے, ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کے لیے 47 ارب 90 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. تنخواہوں میں اضافے سے متعلق تجاویز دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 22 سے 30% تنخواہوں میں اضافہ اور پینشن میں 15% اضافہ, جبکہ مزدور کی کم سے کم اجرت 37,000 روپے رکھنے کی تجویز ہے. بجٹ تجاویز میں بے نظیر مزدور کارڈ کے لیے 5 ارب روپے, جبکہ ہاری کارڈ کے لیے 8 ارب روپے, پیپلز بس سروس کے لیے 3 ارب روپے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے 28 ارب روپے رکھے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بجٹ تجاویز میں کراچی سرکولر ریلوے کے لیے 45 کروڑ روپے, آبپاشی کے لیے 94 ارب روپے رکھے گئے ہیں. کھیل اور نوجوانان امور کے لیے 5 ارب روپے. بجٹ تجاویز میں لوکل ڈیولپمنٹ کے لیے 160 ارب روپے رکھے گئے ہیں. بجٹ تجاویز میں غریبوں کی مدد کے لیے 34 ارب روپے علیحدہ سے رکھے گئے ہیں, جبکہ محفوظ پناہ گاہوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 25 ارب روپے, ملیر ایکسپریس وے کرنگی کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ تعلیم, صحت, امن و امان, لوکل باڈیز, پانی, ٹرانسپورٹ سمیت سیلاب زدگان کی بحالی سمیت دیگر اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بجٹ تجاویز کی کابینہ سے منظوری لی گئی. محمد زبیر الدین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. لاہور میں پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر خانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ مشکل معاشی حالات کے باوجود آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب بجٹ کا محور عوامی فلاح و بہبود ہے. تفصیل جانتے ہیں رانا افتخار احمد سے. وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور میں میڈیا کے نمائندوں کو بجٹ کے خد و خال بتاتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وفاق کی طرح پنجاب میں بھی معاشی ترقی و استحکام اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات تجویز کیے ہیں. اس بجٹ کے اندر جو وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کا نظریہ ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. یہ 842 بلین کیش بیک ڈیولپمنٹ بجٹ آف پنجاب ہے.
जो साफ सुथरा पंजाब का मंसूबा है वज़ीर आला पंजाब, उसको शामिल किया गया है। स्मॉग लेस पंजाब का एक और लाहौर का एक इंटीग्रेटेड प्लान तमाम सेक्टर्स के साथ मिलकर बनाया गया है। सैलरी इंक्रीज़ है सरकारी मुलाजमीन का 1 से 16 ग्रेड को उसको 25% और 17 से 22 ग्रेड को 20% और पेंशन में 15% इजाफे का पंजाब ने भी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ने दी है। इसी तरह जो मिनिमम वेज है उसको 37,000 रुपये पर किया गया है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि सूबे के टैक्स फ्री बजट में सेहत, तालीम और ज़राअत समेत तमाम शोबों पर यकसां तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि सूबे में बहुत कम अरसे में 50 नए इक़दामात शुरू किए गए हैं। मेजर फोकस जो गवर्नमेंट का है वो एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है और एग्रीकल्चर है, तो ये और लोकल गवर्नमेंट। सूबाई वज़रा ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने एक तारीखी बजट पेश किया है। सूबे में तरक्की और खुशहाली के लिए 842 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, सेनेट में आइंदा माली साल के बजट पर बहस जारी है। इजलास की तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। सेनेट के इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें आइंदा माली साल के वफाकी बजट पर दूसरे दिन भी बहस जारी रही। बहस में मजमूई तौर पर 9 अरकान सेनेट ने हिस्सा लिया, जिनमें मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सेनेटर राजा नासिर अब्बास, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरमद अली, मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया अब्बासी, PTI की सेनेटर जरका सोहरवर्दी तैमूर, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर महमूद भट्ट, PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर रूबीना कायम खानी और PTI की सेनेटर फौजिया अरशद शामिल थी। हुकूमती अरकान ने बजट में लगाए गए टैक्सों का दिफा करते हुए कहा कि आवाम को रिलीफ और तरक्याती कामों के लिए वसाइल चाहिए होते हैं, जो हर मुल्क टैक्सों के जरिए ही इकट्ठा करता है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करके रिलीफ दिया गया। अपोजिशन सेनेटर्स ने बजट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में कारोबारी, तिजारती और सनती शोबे पहले ही मसाइल का शिकार हैं। नए टैक्सों के निफाज से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, जिससे महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि ज़राई मुल्क होने की वजह से बजट में किसानों को रिलीफ फराम किया जाना चाहिए था। अरकान सेनेट ने अखबारात की इशाअत में इस्तेमाल होने वाले न्यूज़ प्रिंट, सयाही, स्कूलों में इस्तेमाल होने वाले कागज़, पेंसिल, रबड़ पर GST के निफाज को ख़त्म करने का भी मुतालबा किया। सेनेट इजलास अब ईद के बाद 20 जून की शाम 5 बजे होगा। अरसलान सदकट खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर पुख्ता यकीन रखती है। सहाफ़ियों की बहबूद अहम तरजीह है। पहले मरहले में 5000 सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी। तफसील जानते हैं फहद जावेद से। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत ने बजट में सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए खतीर रकम मुख्तस की है। पहले मरहले में 5000 और दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। 1 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस कर दी गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराऊं, अननेचुरल कॉज की वजह से किसी की डेथ हो जाती है दौरान सर्विस, तो मैंने PIO साहब को ये हिदायत जारी कर दी है कि उसको भी इसमें शामिल किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है। जमहूरियत के लिए आज़ादी इजहार राय इंतहाई अहम है, ताहम जैली खबरों के खात्मे के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। एक जिम्मेदारी हमारी ये भी बनती है कि जिस तरह प्लेटफॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, एक डिसइंफॉर्मेशन का सिलसिला भी जो है, हमने आने वाले दिनों में इवन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर किसी का कोई ग्रीवेंस है, किसी का कोई गिला शिकायत है, उसकी दादरसी होनी है, तो कम से कम कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जिसके तहत वो दादरसी हो सके। क्योंकि एक वक्त आएगा कि जब बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैं वफाकी हुकूमत की तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक इस तरह का मामला ज़रूर आया था काबीना के अंदर, उसको मंजूर नहीं किया गया। कहा गया कि एक कमेटी बना दी जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पे ऑन बोर्ड करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने साहिवाल टीचिंग हस्पताल का दौरा किया और 11 बच्चों की अमवात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग ली। 4 घंटे जारी रहने वाले इस इजलास में वज़ीर आला ने महकमा सेहत के हुक्काम की सख्त सरजनिश की। मरियम नवाज ने साहनी की इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ CCTV वीडियोस खुद चेक की।
इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक आग बुझाने वाले आलात अप्रैल में एक्सपायर हो चुके थे। इत्तला के बावजूद तब्दील नहीं किए गए। वजीर आला ने कहा कि डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया खुद को बच्चों के वालिदैन की जगह रखकर सोचें। सेहत के शोबे को खतीर फंड्स दे रहे हैं, फिर गरीब मरीजों से दाखिले के लिए पैसे क्यों लिए जाते हैं? आग बुझाने वाले आलात क्यों नस्ब नहीं किए गए? मरियम नवाज ने बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यू कारकुनों के लिए इनाम का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को 100 दिनों में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। अरकान असम्बली ने मरियम नवाज शरीफ को अपने हलकों के मसाइल और ज़रूरियात से भी आगाह किया। मजहबी उमूर के वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया से मुलाकात हुई। मीना कैंप ऑफिस में में होने वाली इस मुलाकात में हज इंतजामात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने सऊदी हुकूमत की तरफ से हज इंतजामात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इस्लाहात के अमल को सराहा। सऊदी वज़ीर ने कहा कि अल्लाह के मेहमानों की तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान हज मिशन को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। नाज़रीन, मनासिक हज का आज से आगाज़ हो गया है। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी आर्जी ख़ैमे बस्ती आबाद हो गई, जहां वो फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। आज़मीन हज को 9 ज़िलहज को अलल सुबह या 8 की रात मिना से मैदान अरफात मुशाहिद ट्रेन के जरिए ले जाया जाएगा, जहां वो खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें अदा करेंगे। वकूफ़े अरफात के बाद मगरिब के वक्त तमाम हुज्जाज कराम को ट्रेन के जरिए मुज़दलिफ़ा ले जाया जाएगा, जहां हुज्जाज कराम मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे और कंकरियां इकट्ठी करेंगे। अगले रोज़ 10 ज़ुल्हज को नमाज फ़जर की अदायगी के बाद रोशनी फैलने तक वकूफ़े मुज़दलिफ़ा करेंगे और मुशाहिद ट्रेन के जरिए जुमरात रवाना होंगे। यहाँ सिर्फ बड़े शैतान को 7 अदद कंकरियां मारेंगे और कुर्बानी के अपने मुकाम तक पहुँचने के बाद हल्क या कसर करवा कर आम कपड़े ज़ेबतन करेंगे। मुनासिक हज का आगाज़ हो गया है। मिना की खैमा बस्ती से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं रुकने आज़म वकूफ़े अरफात कल अदा किया जाएगा। रिजवान आरिफ की रिपोर्ट देखिए। जी, इस वक्त मैं मक्का मुकरमा में मिना की आर्जी खैमा बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुनिया भर से आए हुए आज़मीन हज आज मिना में क़याम पज़ीर होंगे। पाकिस्तान से आए हुए जो आज़मीन हज हैं, जो कि सरकारी स्कीम के तहत आए हुए तकरीबन 70,000 के करीब आज़मीन हज आज मिना में जो आर्जी खैमा बस्ती है यहाँ पर क़याम पज़ीर होंगे। इसके अलावा जो सरकारी के अलावा जो निजी स्कीम के तहत आज़मीन हज आए हैं पाकिस्तान से, वो भी आज रात जो है वो मिना में गुजारेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए हुए जो आज़मीन हज हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ जो है वो मिना की आर्जी खैमा बस्ती में आए हैं। पाकिस्तानी आज़मीन हज की अगर बात की जाए तो सरकारी तौर पर आए हुए जो पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं उनके लिए बसेस का इंतज़ाम किया गया था। कुछ जो आज़मीन हज हैं वो पैदल मिना की खैमा बस्ती में आए हैं। इसके अलावा कल जो है ये तमाम आज़मीन हज का जो रुकन आज़म है वकूफ़े अरफा, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर क़याम करेंगे और जो है वो हज का खुतबा भी सुनेंगे। जो पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर मशाइर मुक़द्दसा के लिए जो है ख़ुसूसी ट्रेन का इंतज़ाम किया गया है और तमाम जो आज़मीन हज हैं उनको ट्रेन के पासेस भी दिए जा चुके हैं ताकि वो अरफात से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से जमरात पर जो हैं वो ट्रेन सर्विस के ज़रिए जो हैं वो जाएंगे। जी नाज़रीन, शरीयत इस्लामी में मनासिक हज की अहमियत के हवाले से कराची से सुहेल जमाली ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। दीन इस्लाम के अरकान में हज बैतुल्लाह एक ऐसी इबादत है जिसकी अदायगी जहाँ एक जानिब खशियत इलाही और ज़ौद इत्तक़ा का मज़हर है, वहीं ये रूहानी बालिदगी, जिस्मानी मुशक्क़त और माली इसार पर मुश्तमिल है। ये वस्फ़ किसी दूसरे मरासी में उबूदियत को हासिल नहीं। जिस इबादत के लिए कहा जाए कि उसकी अगर अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत के साथ तकमील हो जाए तो इंसान बिल्कुल एक नौमौलूद की तरह बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है और एक मासूमियत के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने के काबिल हो जाता है, तो फिर इससे बढ़कर कोई फजीलत और नहीं हो सकती। हज की फ़र्जियत और अहमियत का जिक्र कुरान और अहादीस में मुतअद्दिद मकामात पर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। हज गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को मिटा देता है। हज की फ़र्जियत का इदराक हर मुसलमान की बुनियादी और अव्वलीन ज़रूरत है।
जो असल पैगाम है हज का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा का, वो यही है कि वो कैफियत जो वक्ती तौर पे हमें हासिल हो रही हैं, या जो अल्लाह ताला से क़ुर्ब का एहसास हमें बैतुल्लाह में का तवाफ़ करते हुए या अराफात में वक़ूफ़ करते हुए पैदा हो रहा है, उसका किसी हद तक इजहार हमारी अमली ज़िंदगी में, हज के बाद की ज़िंदगी में भी हो, तब महसूस होगा कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें कोई तब्दीली का उनसर पैदा हुआ है और हमारा हज किसी नई ज़िंदगी की बुनियाद बन रहा है। हज के मनासिक खुदा के जलीलुल क़द्र पैगम्बर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना की कुर्बानी, सब्र और तस्लीम व रज़ा का इजहार हैं। इस्लाम का ये अहम रुकन एक तरफ हाजी के लिए रूहानियत की महराज है, वहीं तौहीद का ऐसा अज़ीमुश्शान इज्तिमा है जो दुनियावी मर्तबे, नस्ल, रंग और कौमियत से क़तई नज़र उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की अलामत है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हुआ जाता है, सुनने की सादत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सौ दिन शहबाज के खुशखबरियों के आगाज के। रमजानुल मुबारक के दौरान 12.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज। आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का फकीदुल मिसाल पैकेज। रवा माली साल के दौरान किसानों को 33.8% ज्यादा ज़रई कर्जों की फराहमी, जिसकी बदौलत ज़रई पैदावार में 6.25% इजाफा। जुलाई से अप्रैल 2024 ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में 54.8%, जबकि सेल्स में 56.6% इजाफा। खसारे में चलने वाली कौमी इदारों की निजकारी और PWD जैसे अवाम पर बोझ इदारों की बंदिश का असूली फैसला। पाकिस्तान में तालीमी इमरजेंसी का निफाज। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में दानिश स्कूलों के कयाम की मंजूरी। नौजवानों को प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप्स, स्कॉलरशिप्स, स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज की फराहमी, जिसकी बदौलत IT बरामदात में 62% इजाफा। पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन iCube कमर की कामयाबी के बाद दूसरे मवासलाती सैटेलाइट पाकसैट MM1 की खला में कामयाब लॉन्च। शहबाज स्पीड का तसलसल, तरक्की और खुशहाली मुसलसल। सौ दिन शहबाज के खुशखबरियों के आगाज के। द मैन ऑफ एक्शन वजीर आजम शहबाज शरीफ की कामयाब खारजा पॉलिसी के जरिए आलमी तनाही का खात्मा। एड की बजाय ट्रेड की बुनियाद पर दोस्त ममालिक के साथ इक्तिसादी शराकत दारी का आगाज, जिसके नतीजे में
सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में इब्तदाई तौर पर $5 अरब की फौरी सरमायाकारी का आगाज। यूए की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब मुख्तस। चाइना के साथ सी पैक फेज 2 का आगाज। पहली बार सरकारी मुआहदों के साथ साथ निजी शोबे के जरिए सरमायाकारी का फरोग। इंशाअल्लाह शहबाज स्पीड के साथ ये मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचेंगे और हमारे नौजवानों के लिए आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तवानाई, ज़राअत, इंडस्ट्री, माइनिंग, मीडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में कारोबार और रोजगार के लातादाद मौके पैदा होंगे, जिससे मईशत मुस्तहकम और आवाम खुशहाल होंगे। शहबाज स्पीड का तसलसल, तरक्की और खुशहाली मुसलसल। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मावनत से मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दाम जारी हैं। हुकूमत ने सरमायाकारी के लिए बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी की जरूरत के पेश नज़र SIFC के ताउन से पेशावर माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने SIFC की एपिक्स कमेटी मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए मौसर काविशों को सराहते हुए कहा कि वाफिर मिकदार में मौजूद कुदरती मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि SIFC की सहूलतकारी के बायस रेकॉर्डिक ट्रांजेक्शन की तकमील नतीजा खेज कोशिशों का सबूत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सदारत में कोयटा में इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास में वर्चुअल शिरकत की। शुरका को सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी, अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से गज़ा में मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर NDMA ने इमदादी सामान की नवी खेप रवाना कर दी। रवाना किए गए 300 टन इमदादी सामान में अद्वियात, हिफ्ज़ान सेहत की किट्स, मौसमी शिद्दत से बचाने के लिए खसूसी खैमे, कंबल, सर्जिकल आलात, अद्वियात, खवातीन के लिए ज़रूरत के सामान के अलावा राशन बैग्स शामिल हैं। अलखिदमत फाउंडेशन के ताउन से इमदादी सामान कराची से अखबार एयरपोर्ट उर्दन के लिए रवाना किया गया। इससे कबल NDMA ने तकरीबन 1000 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 8 खेपें फ़लस्तीन भेज चुका है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी इलाकों पर ताज़ा हमलों में मज़ीद 34 अफराद शहीद हो गए हैं। सिहूनी फ़ौज ने गज़ा के वस्ती इलाकों रफ़ा और महाजिर कैंपों पर गोलाबारी की। इमदादी सामान की तरसील बंद होने की वजह से सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। शुमाली गज़ा के कमाल अदवान अस्पताल में 200 से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मौत के खतरे से दो चार हैं। शुमाली गज़ा में रिहायशी इमारतों पर हमलों में 14 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। इसराइली दहशत गर्दी में अब तक 37,266 फ़लस्तीनी शहीद और 85,102 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान कशीदगी भी जारी है। सिहूनी फौज ने जनूबी लबनान पर बमबारी की। लबनानी इलाकों से भी इसराइल पर रॉकेट फायर किए गए। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़ा मुजाहिरा किया गया। शुरका ने फ़लस्तीनी परचम और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए गज़ा को खंडरात में तब्दील कर दिया है। आलमी बिरादरी इस बर्बरियत को रुकवाने में मुकम्मल नाकाम रही है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गज़ा में फौरी जंगबंदी के साथ इमदाद की हंगामी बुनियादों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। अमरीका और यूक्रेन ने 10 साल के 2 तरफा सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेनी दिफा को मजबूत बनाया जाएगा। इटली में G7 सबरा इजलास के मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत नेटो में यूक्रेन की शमूलियत के लिए कोशिशों में इजाफा किया जाएगा। इस मौके पर सदर जो बाइडन ने कहा कि हमारा रूस को पैगाम है कि आप हमें तकसीम नहीं कर सकते। सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि यह मुआहदा यूक्रेन की नेटो रुकनियत के हुसूल के लिए पुल की हैसियत रखता है। यूक्रेन और जापान ने भी 10 साला सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा ने इटली में G7 इजलास के मौके पर मुआहदे को हतमी शक्ल दी। यूक्रेन इससे पहले बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत 15 मुल्कों से तवील मुद्दती सिक्योरिटी मुआहदे कर चुका है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन से मुज़ाकरात अपनी शराइत पर करेंगे। कीव को नेटो में शामिल होने का मंसूबा तर्क करना होगा। मॉस्को में वज़ारत ख़ारिजा के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि G7 ममालिक की तरफ से रूस के मुंजमद असासों के मुनाफे से यूक्रेन की इमदाद का मंसूबा इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस जुर्म को माफ़ नहीं किया जाएगा।
انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک اس طرز عمل کو اپناتے ہوئے مغربی اثاثوں کو منجمد کر سکتا ہے۔ صدر پوتن نے کہا کہ امریکہ اور مغرب اگلے مرحلے میں کسی بھی ملک یا شخص کے اثاثوں کو قبضے میں لے سکتے ہیں۔ گزشتہ روز G7 سربراہ اجلاس میں روس کے منجمد اثاثوں سے یوکرین کو $50 ارب قرض دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کچھ بات کریں کہ مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں قابض بھارتی فوج کی پرتشدد کارروائیوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ KMS کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے جموں خطے کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 100 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں سے مقبوضہ علاقے کے مسلمانوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ حریت قیادت نے سری نگر میں ایک بیان میں پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ، OIC، یورپی یونین، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی دیگر عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ہندوتوا دہشت گردی سے نجات دلائیں۔ بھارتی پارلیمنٹ کے رکن کپل سبل نے مودی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاسی فائدے کے لیے حالیہ حملوں میں ملوث ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن کپل نے ایکس پر ایک پوسٹ میں ان حملوں کا پلوامہ حملے سے موازنہ کرتے ہوئے بھارت کے عوام پر زور دیا کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ مودی حکومت معصوم جانوں کے ضیاع پر سیاست کر رہی ہے۔ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے تمام سکولز میں صبح کی اسمبلی میں بھارتی ترانے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی اسلامی شناخت کو مٹانا اور ہندوتوا نظریہ مسلط کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سینئر رہنما سید یوسف نسیم نے برمنگھم میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں پائیدار امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کا حل ناگزیر ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اقوام متحدہ ان سلگتے ہوئے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہا تو اس کا حشر بھی لیگ آف نیشنز کی طرح ہوگا۔ ناظرین، اقتدار پر قابض ہوتے ہی مودی کا مسلمانوں سے تعصب مزید کھل کر سامنے آ گیا۔ 20 کروڑ مسلم آبادی والے ملک بھارت کی نئی کابینہ میں ایک بھی مسلمان کو شامل نہیں کیا گیا۔ مودی کی کابینہ میں 71 میں سے 61 وزراء کا تعلق BJP اور دیگر کا NDS اتحادیوں سے ہے، جن میں ایک بھی مسلم نمائندہ شامل نہیں ہے۔ مودی کے اس ہتک آمیز رویے نے اس کے مسلمانوں سے نفرت کو دنیا پر مزید عیاں کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کابینہ میں کوئی بھی مسلمان شامل نہیں۔ 2014 اور 2019 کی مودی کابینہ میں محض ایک مسلمان وزیر شامل تھا، لیکن 2024 کی کابینہ میں ایک بھی شامل نہیں۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لے کر واویلا کرنے والی تنظیموں کو بھی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جاری ہتک آمیز رویے کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارتی انتخابات میں مودی سرکار کے بھاری اکثریت حاصل کرنے میں ناکامی پر خفت مٹانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے، مقبوضہ کشمیر میں متعدد فالس فلیگ آپریشنز کے منصوبے اوپر تلے بے نقاب ہو گئے۔ مودی نے اپنے مضمون مقاصد کے حصول کے لیے اپنی ہی عوام کو نشانہ بنایا اور اپنی تقریب حلف برداری کے موقع پر خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ حلف برداری کے بعد سے ہی مودی اور اس کے کارندوں نے جموں کشمیر میں متعدد فالس فلیگ آپریشنز کروائے، جن میں ان کے اپنے ہی شہری ہلاک ہوئے۔ مودی کی جانب سے اندرونی حالات سے نظریں ہٹانے کے لیے 2019 میں پلوامہ ڈرامہ رچایا گیا۔ مودی نے شرمساری اور جگ ہنسائی سے بچنے کے لیے خود اپنے ہی فوجی جوانوں اور عوام کو اپنے مذموم سیاسی مقاصد کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ذرائع کے مطابق مستقبل میں بھی مودی سرکار اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اس قسم کے مزید نام نہاد فالس فلیگ آپریشنز کا ڈرامہ کر سکتا ہے۔ ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے خبریں شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ 100 دن شہباز کے خوشخبریوں کے آغاز کے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچانے کے بعد اس بار معاشی بحالی کے سفر کا آغاز۔ وزیر اعظم کی مدبرانہ پالیسیوں کی بدولت روپے کی قدر میں استحکام، پہلی بار اخراجات میں کمی اور محصولات میں اضافہ، پہلی بار ٹیکسز کی کلیکشن میں 31% اور نان ٹیکس محصولات میں 94% سے زائد کا بے مثال اضافہ۔ درآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کی وجہ سے برآمدات میں سال 2023 کے مقابلے میں 23.4% اضافہ، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $14 ارب سے زائد، جو 15 دن کی بجائے 2 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلندترین سطح پر، ترسیلات زر گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 27.9% بڑھ کر $2.8 ارب کی بلندی پر، براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں گزشتہ ماہ کی نسبت 39.1% کا شاندار اضافہ۔ ان معاشی اصلاحات کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح جو اپریل 2023 میں 38% تھی، کم ہو کر 11% رہ گئی۔ بین الاقوامی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستان ایشیا میں سب سے تیزی سے مہنگائی میں کمی کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ الحمدللہ، شہباز سپیڈ کا تسلسل، ترقی و خوشحالی مسلسل۔
ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और बात करते हैं लॉर्ड हिल फ्लोरिडा में अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान मैच बारिश के बाइस ताखीर का शिकार है। मैच मनसूख होने की सूरत में पाकिस्तान मेगा इवेंट से बाहर हो जाएगा और ग्रुप ए से भारत और अमेरिका की टीमें सुपर 8 में पहुंच जाएंगी। ICC T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के 29वें मैच में अफगानिस्तान ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूजीलैंड की टीम सुपर 8 मरहले की दौड़ से बाहर हो गई। तफसील जानते हैं मुजीबुल हक की इस रिपोर्ट में। त्रोबा में खेले गए ग्रुप सी के मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पापुआ न्यू गिनी की टीम पहले बैटिंग करते हुए 19.5 ओवर्स में 95 रन पर ऑल आउट हो गई। PNG के बल्लेबाज अफगानी बॉलर्स के आगे बेबस नजर आए। कोई भी बैटर जमकर न खेल सका। अफगानिस्तान की जानिब से फजल हक फारूकी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नवीनुल हक ने 2 विकेटें हासिल की। अफगानिस्तान ने 96 रन का हदफ 16वें ओवर की पहली गेंद पर 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। अफगानिस्तान का आगाज अच्छा न था। ओपनर इब्राहिम जदरान बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए। गुलबदीन नाइब 49 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड फजल हक फारूकी के नाम रहा। इस कामयाबी के साथ ही ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज के बाद अफगानिस्तान की टीम ने भी सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि न्यूजीलैंड की टीम सुपर 8 मरहले की दौड़ से बाहर हो गई। इवेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए 5 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। अगले मरहले में रसाई हासिल करने वाली टीमों में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, भारत और अफगानिस्तान शामिल हैं। न्यूजीलैंड, ओमान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी और श्रीलंका सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान की मेगा इवेंट में बका अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान मैच के फैसले पर मुनहसिर है। अमेरिका की जीत और मैच की मनसूखी की सूरत में कौमी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। और T20 वर्ल्ड कप में कल 4 मैचेस खेले जाएंगे। किंग्स टाउन में शेड्यूल मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम नेपाल के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच सुबह 4:30 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। इवेंट के 32वें मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला युगांडा से त्रोबा में होगा। ग्रुप ए के मैच में कनाडा और इंडिया की टीमें लॉर्ड हिल में शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। रात 10 बजे इंग्लैंड का मुकाबला नमीबिया से नॉर्थ साउंड में होगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की खबरों से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक। और नाज़रीन, अब शामिल करेंगे कुछ कौमी खबरें। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारों ने अहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया है। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, बार नुमाइंदों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत माजी की निस्बत रिपोर्टिंग आसान हो चुकी है। सहाफ़ियों को पूरी तहकीक के साथ काम करना चाहिए और खबर देते वक्त अपना नुक्ता नज़र बालाए ताक रखना चाहिए। मोनिस इलाही के गिर्द घेरा मजीद तंग। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत में ज़िमनी चालान दाखिल कर दिया। ज़िमनी चालान के मुताबिक फरासत अली छिट्टा ने 1 अरब रुपए मोनिस इलाही की कंपनियों में जमा कराए। मोनिस इलाही के रेड वारंट इंटरपोल को पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 21 जून तक मुलतवी हो गई। अडयाला जेल में होने वाली समाअत में बानी PTI और बुशरा बीबी को जज मोहम्मद अली वड़ाइच की अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत एक और गवाह के बयान पर वकला सफाई ने जिरह मुकम्मल कर ली। आइंदा समाअत पर 4 गवाह जिरह के लिए तलब किए गए हैं। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयान कलमबंद 22 पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी है। वजारत इक्तसादी उमूर और वापडा ने मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए $2 करोड़ 50 लाख के ज़ैली कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सेक्रेटरी इक्तसादी उमूर और चेयरमैन वापडा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुल रहमान भी मौजूद थे। मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मुआवनत के लिए कुवैत $10 करोड़ 4 मसावी किस्तों में फराहम करेगा।
वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मुल्क में तालीमी निज़ाम को मौजूदा चैलेंजेस से हम आहंग करना वक्त की ज़रूरत है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के दौरे के मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में 15 करोड़ नौजवानों के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए पॉलिसियाँ मुरतब की जानी चाहिए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को IT के शोबे में तरक्की के मौके से इस्तेफादे के लिए भरपूर इक़दामात की ज़रूरत है। इससे कबल वफाकी वज़ीर ने कॉलेज की आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राब्ता रवीना खुर्शीद आलम ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी की लहर के असरात से निपटने के लिए मुअस्सर हम आहंगी वक्त का तकाजा है। ये बात उन्होंने मुतल्लिका टास्क फोर्स के दूसरे इजलास की सदारत करते हुए की। रवीना खुर्शीद आलम ने वफाकी और सूबाई महकमों पर जोर दिया कि वो बारिशों की वजह से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने, अशियाई ज़रूरिया के ज़खायर और दीगर ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाएं। इजलास में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने एक्शन प्लान से भी आगाह किया। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मशहूर आर्टिस्ट और समाजी कारकुन जिम्मी इंजीनियर के फनपारों की नुमाइश हुई। तफसील बताएंगी सदफ अफसल। आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर और समाजी कारकुन जिम्मी इंजीनियर के फनपारों पर मुश्तमिल नुमाइश का उन्वान पाकिस्तान के लोगों को खराज तहसीन था। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि जिम्मी इंजीनियर की खिदमात फ़न मुसव्वरी में उनकी तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों की अक्कासी करती है। इतने बड़े आला पाए के आर्टिस्ट और ये ख़ुद जिस तरह हम्बलनेस के साथ रह रहे हैं और जो कमाते हैं ये अवाम पे लगाते हैं, लोगों पे लगाते हैं, लोगों की ज़िंदगियां बनाने पे लगाते हैं, तो इस तरह की शख्सियात को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। नुमाइश के इनाकात का मकसद पाकिस्तान के मस्बत तासुर को उजागर करना था। मेरा शुरू से एम यही रहा कि मैं पाकिस्तान को प्रमोट करूं और मैं अपने आप को सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान कहता हूं और इसी नाम से मैं ट्रैवल करता हूं और 50 से 60 मुल्क में मेरा लोगों के पास आर्ट है। We want to promote his art through digital media. हम इसको वर्चुअलाइज करना चाह रहे हैं। इवन हमारे फ्यूचर प्लान्स में ये भी है कि हम इसको मेटावर्स में लेके जाना चाह रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने नुमाइश का दौरा भी किया और मुसव्विर के काम को सराहा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान से FBR के चेयरमैन की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात, माली अहदाफ और हुसूल की कोशिशों पर FBR के चेयरमैन की कोशिशों को सराहा। डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि FBR एक अहम इदारा है जिसका मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि बजट अवाम दोस्त है जिससे आम आदमी को रिलीफ फराहम किया गया है। कारोबारी तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें ताकि मुल्क की मईशत का पहिया चल सके। FBR के चेयरमैन ने बलोचिस्तान के ताजिरों को दरपेश मसाइल के हवाले से भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट को आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सदारत में कोयटा में होने वाले इजलास में बजट तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का कहना था कि तालीम और सेहत के साथ एयर एम्बुलेंस और बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम नए बजट में हुकूमत की तरजीह होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में शामिल तरक्याती स्कीमों की शफाफियत और बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। मनसूबों का जायजा लेने के लिए हर जिले और तहसील का दौरा करूंगा। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने वर्ल्ड डोनर डे के मौके पर सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया। गवर्नर ने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरज में मुब्तला बच्चों से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने खून का अतिया भी दिया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि नौजवान थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के इलाज के लिए खून का अतिया दें और इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ में भी कैंप लगाए जाएं। उन्होंने थैलेसीमिया के बच्चों के इलाज के लिए सुंदस फाउंडेशन के किरदार को सराहा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना और महसूलात का इजलास सेनेटर सलीम मांझीवाला की सदारत में हुआ। इजलास में माली साल 2024-25 के लिए मालियाती बिल पर दी गई सिफारिशात पर गौर किया गया। खुसूसी तौर पर सेल्स टैक्स के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास को बताया गया कि तरामीम का मकसद मालियाती उमूर में शफाफियत को यकीनी बनाना है और टैक्स निज़ाम में खामियों को दूर करना है। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए FBR के चेयरमैन ने कहा कि सेल्स टैक्स के हवाले से कई इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के वफ्द ने भी सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी। इसके अलावा पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने भी कमेटी को सिफारिशात पेश की। सेनेट की मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात की कायमा कमेटी का इजलास चेयरपर्सन कुरतुलैन मरी की सदारत में हुआ। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती बजट पर गौर किया गया। कायमा कमेटी को नए और जारी मनसूबों की लागत और मुद्दत तकमील पर ब्रीफिंग दी गई। ईद उल अजहा के मौके पर पहली ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अजीज मरी।
ईद उल अज़हा के मौके पर कोयटा से स्पेशल ट्रेन 800 मुसाफिरों को लेकर सुबह 10 बजे रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। इस ट्रेन बलूचिस्तान में सिबी, सिंध में जैकबाद, सक्खर और पंजाब से मुल्तान, रहीमियार खान, खानेवाल, बावलपुर, गुजरांवाला और लाहौर से होती हुई 15 जून की शाम 4 बजे मंजिल मकसूद पर पहुंचेगी। कोयटा से जाने वाली स्पेशल ट्रेन से पाकिस्तान रेलवे को 16 लाख रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। कोयटा से खानपुर जा रहा हूँ। माशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे ने बेहतरीन निज़ाम चलाया है। ये स्पेशल ट्रेन जिस पे हम जा रहे हैं बच्चों के साथ ईद करने के लिए। तकरीबन इसमें 800 से अबव मुसाफिर ने ट्रैवल किया है। रेलवे इंतजामिया ने ईद के तीनों दिन मुसाफिरों के लिए खसूसी डिस्काउंट दिया है फॉर ऑल क्लासेस, तमाम क्लासेस पर 25% राहत दी गई है जो ईद के तीनों दिन करंट पर नाफिजुल अमल है। और इंशाल्लाह 10 बजे डिपार्चर होगा कोयटा से और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये रावलपिंडी तक अपने मंजिल मकसूद तक इंशाल्लाह राइड पहुंच जाएगी। हिंदुस्तान के मुसाफिरों के लिए चलाई जा रही है ताकि अपने घरों में जाए और ईद करके आए। ईद स्पेशल ट्रेन में मुसाफिरों को पाकिस्तान रेलवे की तरफ से 25% खसूसी डिस्काउंट भी दिया गया है। 11 इकोनॉमी क्लास कोचेज पर मुश्तमिल स्पेशल ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अजीज मरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कोयटा। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर बरकरार है। लाहौर शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं वकास भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रही। शदीद गर्मी के बायस दफातर और कारोबारी मराकज़ को जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 45 डिग्री और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासिब 18% रिकॉर्ड किया गया। पिछले कुछ दिनों से लाहौर के दर्जा हरारत में शदीद इजाफा हो रहा है। लू चल रही है। शदीद गर्मी की वजह से ऑफिस में आने जाने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हबस बहुत ज़्यादा है। हमें चाहिए कि हम दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि गर्मी में थोड़ी सी कमी हो। 3-4 दिन से जो गर्मी की लहर बहुत ज़्यादा है और लू चल रही है और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला ने रहमत अदा करे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को शदीद गर्मी के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हदायत की है। हीट वेव के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर कायम किए गए हैं, जहाँ हीट वेव के शिकार शहरियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। PDMA पंजाब के मुताबिक हीट वेव और गर्मी की लहर जून के महीने में बरकरार रहने के इम्कानात हैं। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और महकमे मौसमियात ने 18 जून से बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। बुहेरा अरब से कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला मंगल की शाम मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगा। 18 से 22 जून के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं हल्की और बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में इतवार से मंगल के दौरान गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। उधर सिंध के चंद एक वस्ती इलाकों में 21 और 22 जून को बादल बरसने की पेशगोई की गई है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले सिब्बी की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बखर और जोहराबाद में 46, दादू और सरगोदा में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत की बात की जाए तो सबसे पहले इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 44, कराची में 36, पेशावर 43, जबकि कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।